दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। दोस्तों एक पुराने यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि इस टाइम पर आपकी फीलिंग क्या होगी, इस टाइम पर आप क्या दुख महसूस कर रहे होंगे। मैंने खुद ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 6 बार दिया है और सिर्फ 3 बार ही मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो जब बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम कहीं ना कहीं हमारे लिए इमोशंस बन चुके होते हैं, तो इन एग्जाम से निकलने का मन नहीं कर रहा होता। हमारे को हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि भाई एक साल और अटेम्प्ट देके देख लेते हैं। कई बार मन में ये भी आता है कि भाई इस एग्जाम के साथ हमें कोई और एग्जाम भी टारगेट कर लेना चाहिए, हमें प्लान भी फॉलो कर लेना चाहिए। और कई बार ये भी ख्याल आता है मन में कि भाई एग्जाम की तैयारी छोड़ हमें प्राइवेट जॉब में घुस जाना चाहिए। तो इस मोमेंट पर आपके लिए अच्छा ऑप्शन क्या होगा वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। एंड दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि यहां पर मेरा पर्पस आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन से हटाना नहीं है। मेरा पर्पस आपको किसी और एग्जाम की तरफ डाइवर्ट करना भी नहीं है। मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि भाई मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर करूं, ताकि आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाओ कि भाई आपको उस एग्जाम की तरफ अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कोई कोर्स प्रमोशन वाला सेशन नहीं होने वाला, यहाँ पर एक अवेयरनेस वाला सेशन है जहां पर मैं आप लोगों को एक नए एग्जाम, एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड करूंगा। डिसीजन आपका रहेगा कि आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। एंड दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के बारे में सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप उस एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में आप सोचते हैं, तो उससे पहले आपको एक हमारा फ्री कोर्स देख लेना चाहिए। क्योंकि जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले चाहिए होगी, वो आपको एक फ्री कोर्स में फ्री मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस एग्जाम की नोटिफिकेशन कब कब आती है, इस एग्जाम की जो है एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम में कितनी वैकेंसीज आती हैं, और सबसे खास बात कि भाई इस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या है, वो आपको इस सेशन में पक्का मिलेगा, फ्री कोर्स में पक्का मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। तो यहां पर आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस, पीवाईक्यूज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने में। तो इस अगर फ्री कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं आज के हमारे सेशन की। देखो, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो काफी टाइम से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत कर चुका है, बहुत एफर्ट डाल चुका है, लेकिन फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो ये राइट टाइम है कि भाई आप लोगों को कुछ और एग्जाम्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये एग्जाम, जब मैं कहता हूं कि कोई और एग्जाम के बारे में आपको सोचना चाहिए, तो ये एग्जाम कोई भी रैंडम एग्जाम नहीं है कि भाई आपने जो मन किया वो एग्जाम उठा लिया। यहां पे कुछ पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पर आप लोगों को किसी और एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यह है कि भाई जो एग्जाम आप अब टारगेट करेंगे, उसकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन काम आनी चाहिए। मतलब उसका जो सिलेबस है, उसकी जो प्रिपरेशन है, वहां पर आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का अगर एक्सपीरियंस काम आ रहा है, तो ऐसा एग्जाम आप लोगों को चूज करना चाहिए। तो आपको क्यों दूसरा एग्जाम टारगेट करना चाहिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा 2 पॉइंट्स के थ्रू। पहला पॉइंट ये है कि भाई आपको इसलिए दूसरा एग्जाम टारगेट करना चाहिए क्योंकि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करके सिस्टम में एंट्री मिल सकती है। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए अलग अलग कारण होंगे। कोई पब्लिक सर्विस करने के लिए जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है सीएससी का, कोई पावर के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, कोई स्टेटस के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, कोई स्टेबिलिटी के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है। तो देखो, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव मीट करना चाहते हो तो कुछ और एग्जाम्स ऐसे भी हैं जहां पर ये ऑब्जेक्टिव मीट होंगे। फॉर एग्जांपल स्टेट पीसीएस एग्जाम, आरबीआई ग्रेड बी नबार्ड ग्रेड एग्जाम, यूपीएससी के एपीएफसी या ईओ एग्जाम। तो इन एग्जाम्स के थ्रू आप लोग अपने उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हो। और सबसे खास बात कि भाई इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपको सिस्टम में एंट्री मिल जाएगी, जिसके बाद आप अपनी पावर, अपनी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके लोगों का भला या फिर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हो। तो सिस्टम में एंट्री करने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपका यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप सिस्टम में एंट्री नहीं कर पा रहे हो, तो दीज आर द एग्जाम जो आपकी हेल्प कर सकते हैं सिस्टम में एंट्री करने के लिए। यहां पर सिस्टम से मेरा मतलब गवर्नमेंट जॉब का है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि भाई आप लोगों को एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट मिल जाता है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखो, जब मैंने यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सबको बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता था कि भाई मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। कोई भी पूछता था ना कि बेटा क्या कर रहे हो, अंकल मैं आईएएस आईपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन जब 2-3 साल बाद रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मैं अवॉइड करने लग गया और उनसे दूरी बनाने लग गया कि भाई अगर ये पूछ लेंगे कि तेरा क्या बना, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम किसी को मेहनत तो बता नहीं सकते। तो उस केस में मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैं कोई और एग्जाम क्वालिफाई कर लेता तो मैं लोगों को बहुत अच्छे से बोल पाता कि देखो अंकल, भले ही मेरा आईएएस आईपीएस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ,
बट मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन गया हूं, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया हूं, मैं आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बन गया हूं, तो एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट आप लोगों को मिल जाता है फ्रॉम यूपीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी बैकग्राउंड। तो ये जो ऑप्शन आप लोगों को चाहिए, कहीं ना कहीं आपको बाकी एग्जाम ये ऑप्शन दिलवा सकते हैं, रिस्पेक्टेबल एग्जिट का या फिर सिस्टम में एंट्री का। अब इनमें एक बहुत अच्छा एग्जाम है, बाई चांस कुदरती उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, वो एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी का। दोस्तों जो इस टाइम पे टेंटेटिव जो है बातें चल रही हैं, उसके हिसाब से शायद जुलाई या फिर अगस्त में नोटिफिकेशन आ सकती है। मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी धारणा इस टाइम पर चल रही है कि भाई ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और आप किसी और एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हैं, तो दिस कैन बी वन सच एग्जाम। मैंने एक वीडियो में आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया था, लाइक स्टेट पीसीएस, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओओ। तो वैसे ही एक एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी, जो कि एक रिक्रूटमेंट है टू द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन द ग्रेड बी जनरल कैटेगरी, और इसकी नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जल्दी आ सकती है। ठीक है, अब दोस्तों क्यों आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? इसका बहुत सिंपल सा कारण यह है कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन में जो सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है, ऑलरेडी बहुत एफर्ट डाली अपने प्रिपरेशन में, उनको एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि भाई आप लोगों को ऐसा नहीं कि पेपर सिंपल लगेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग जो अपना एक्सपीरियंस है यूपीएससी की प्रिपरेशन को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, आप लोग जो है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के बेसिक चीजें कवर कर चुके हैं सीसेट की प्रिपरेशन में, आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग काफी अच्छे से कर चुके हैं। तो वो जो चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उनका एडवांटेज आपको इन एग्जाम की प्रिपरेशन में मिल सकता है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई ये एग्जाम आप लोगों के लिए इजी होने वाले, कहीं भी एग्जाम आपके लिए इजी होने वाले नहीं है। इन एग्जाम्स का अपना एक अलग कंपटीशन लेवल है जो कि कहीं से भी कम नहीं है, और यहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा नहीं है। आपके चांसेस हर एस्पिरेंट की जो है बराबर ही है, जो कि नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड का भी है। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए अगेन होने वाला है। यहां पर सिलेक्शन के चांसेस हाई नहीं है, ये एग्जाम इजी भी नहीं है, बट हाँ अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से करके आ रखे हो तो आप उस प्रिपरेशन को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, वो चीजें आपको एडवांटेज दे सकती हैं। अब दोस्तों इस एग्जाम के बारे में और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई इस एग्जाम को अप्रोच करना भी है या नहीं करना है। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम जस्ट लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एक 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है, जहां पर सबसे पहले फेज 1 होता है। फेज 1 एक ऐसा पेपर है जो कि कंप्यूटर बेस्ड मैनर में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फेज 1 एग्जाम में आप लोगों का 4 कंपोनेंट का पेपर होता है, जिसमें आगे हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर आते हैं, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है एंड जो है इंग्लिश आता है। और जो सीबीटी मोड जो टेस्ट है, यहाँ पर आपको एक सेंटर में जाना पड़ेगा, आपको एक पीसी अलोकेट होगा, पीसी पे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन पीसी में ही जो उनके आंसर सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन ये पूरा पेपर फेज 1 का ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। यहाँ पर आप लोगों से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे जनरली एक क्वेश्चन और उसके 5 ऑप्शन होते हैं। इस पेपर को जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जो कौन सा लेवल है, फेज 2 एग्जामिनेशन। तो फेज 2 एग्जामिनेशन अगेन एक सीबीटी मोड का टेस्ट है, और यहां पर आप लोगों का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव भी होता है और वो डिस्क्रिप्टिव भी होता है। मतलब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड मैनर में देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव मैनर में देखने को मिलेंगे, जिनका आंसर आप लोगों को सबमिट करना होगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल ये आएगा कि भाई अगर ये सीबीटी टेस्ट है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या आंसर राइटिंग कैसे सबमिट करेंगे? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो आंसर राइटिंग है वो टाइपिंग के थ्रू सबमिट करनी पड़ती है। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है उसको टाइप करके आपको आंसर करना पड़ता है। तो जो फेज 2 एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड में पहुंचते हैं, जो है आप लोगों का इंटरव्यू राउंड, पर्सनैलिटी टेस्ट, और ये 3 स्टेज क्वालिफाई जब आप कर लेते हैं तो आप आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बन जाते हैं। तो फिर इन सभी एग्जाम्स का अपना एक अलग पैटर्न है, अपना एक अलग स्टाइल है, मैं उसको डिटेल में आपको बताऊंगा आगे। और यहाँ पर फेज 1 एग्जाम में अराउंड लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसका जो फेज 2 एग्जाम है, यहाँ पे लगभग 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी लोगों को जो है सिलेक्ट किया जाता है फॉर दी फेज 2 एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर वैकेंसी 100 आई है तो 1500 लोग फेज 2 एग्जाम देने बैठेंगे, और इसके बाद जो है इंटरव्यू राउंड होता है। यहाँ पे लगभग 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब अगर 100 वैकेंसी आई है तो 300 लोगों को कॉल आएगी फॉर दी इंटरव्यू राउंड। ठीक है, अब इन पैटर्न के हर एक स्टेज के पैटर्न को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं फेज 1 एग्जाम की बात करता हूं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई फेज 1 एग्जाम में 4 कंपोनेंट का आपका टेस्ट होगा, जिनमें सबसे पहला कंपोनेंट है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, और चौथा है क्वांट। इस पूरे एग्जाम के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, और 120 मिनट में 4 सेक्शंस में आप लोगों का पेपर कंप्लीट होगा। और दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से थोड़ी सी चीजें डिफरेंट इसलिए हैं कि यहाँ पर आपको एक तो आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी, और एक आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। सेक्शनल टाइमिंग से मेरा मतलब क्या है कि जो जनरल अवेयरनेस है, इसके जो 80 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 80 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, उसके लिए सिर्फ आपको 25 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। मतलब जो जीए के 25 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, उसमें आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये 25 मिनट आप आगे जो है
जैसे कंप्लीट होंगे फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन में मूव करना पड़ेगा जो है रीजनिंग का। यहाँ पे 60 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। अगेन हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 60 मार्क्स का आपको पूरा रीजनिंग का पेपर होगा, और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 45 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, और इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा। सेम फॉर क्वांट, 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स 1 का, और टोटल मिनट्स आपको मिलेंगे 25 मिनट। तो टोटल टाइमिंग क्या है 120 मिनट, और हर एक सेक्शन के लिए आपको इंडिविजुअल टाइमिंग दी गई है जो कि मैंने आपको बता दी है। दोस्तों ये पेपर जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप फेज 2 में जाएंगे। बट यहां पर एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि यहां पर हर एक क्वेश्चन के लिए एक नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं तो 1/4 आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल टाइमिंग है यहां पर, और यहां पर जब आप फेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करने का रिजल्ट चेक करते हैं तो वहां पर आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है कि आपको हर एक सेक्शन की जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, इनकी जो कट ऑफ गई है वो भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ 25 गई है तो आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होने चाहिए। अगर इसकी कट ऑफ 10 गई है तो आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होने चाहिए। प्लस आप लोगों को ओवरऑल कट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर ओवरऑल कट ऑफ जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में जाती है ना 74, 80, अगर यहां पर कट ऑफ 75 गई है तो आपके मार्क्स एक तो हर एक कंपोनेंट की कट ऑफ से ज्यादा होने चाहिए, प्लस ओवरऑल कट ऑफ से आपके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, तब जाकर आप जो है नेक्स्ट राउंड में प्रवेश करेंगे। ठीक है, जब मैं फेज 2 एग्जाम की बात करता हूं तो फेज 2 एग्जाम का अपना एक पैटर्न है, लेकिन फेज 2 एग्जाम को डिस्कस करने से पहले हम एक फेज 1 एग्जाम को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि फेज 1 एग्जाम में 4 कंपोनेंट आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर। इनमें जो पहला कंपोनेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कंपोनेंट हम सीसेट की प्रिपरेशन से कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो कहीं ना कहीं सीसेट से काफी हाई है। इस एग्जाम में आपको काफी अच्छे क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, जहां पर एक तो आपकी जो प्रिपरेशन की डेप्थ है वो काफी हाई होनी चाहिए, प्लस आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी चाहिए। तो सीसेट से आपको अपना लेवल काफी इंक्रीज करना पड़ेगा इन क्वेश्चन को डील करने के लिए। जो सेकंड कंपोनेंट है इंग्लिश का, सॉरी रीजनिंग और क्वांट का मैंने बताया, थर्ड कंपोनेंट है इंग्लिश का। यहाँ पर जो सिलेबस है वो सीसेट से डिफरेंट है। सीसेट में आप लोगों को सिर्फ रीडिंग कंप्रेंशन देखने को मिलती है, आपको किसी और स्टाइल का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। बट यहां पर आप लोगों को कंप्रेंशन के साथ साथ आपको पैराजंबल की रीअरेंजमेंट, इडियम फ्रेजेस या मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि ग्रामर पर और वोकैबुलरी पे बेस्ड होंगे। तो आपको इंग्लिश काफी अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी यहां पर। और अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर में हमारी यूपीएससी वाली डायमेंशन तो यहां पर आएंगी, लेकिन उनके अलावा आपको और भी डायमेंशन देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको आरबीआई की नोटिफिकेशन जो आती हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको फाइनेंस करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको बैंकिंग के जो करंट अफेयर होते हैं, जो बैंकिंग की बेसिक नॉलेज के ऊपर करंट अफेयर होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो करंट अफेयर में बहुत सारी नई डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगी फॉर दी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। तो यहां पर हम इसको अगर समराइज करें तो कुछ बेसिक प्रिपरेशन आपकी यूपीएससी एग्जाम की यहां पर काम आने वाली है, बट कुछ प्रिपरेशन आपको अलग से भी करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको समझा दी है। अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा तो देखो ये क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वांट के क्वेश्चन बहुत बड़े और बहुत टफ आते हैं। तो फिर जैसे एक डीआई का क्वेश्चन है, काफी अच्छी अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है, काफी अच्छी अगर आप लोगों की स्पीड है, तभी आप इनको लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आप सीसेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेसिक लेवल प्रिपरेशन है, आपको उसके ऊपर बहुत सारी लेयरिंग करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए। अगर मैं इंग्लिश की बात भी करूं तो कंप्रेशन के साथ साथ यहाँ पर जैसे रीअरेंजमेंट, पैराजंबल वाला क्वेश्चन है या फिर ये जो क्वेश्चन है, इनके लिए आपको ग्रामर या वोकैबुलरी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं करंट अफेयर के बारे में बात करूं तो करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन एज सच काम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अमंग द टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट मैंग्रोव कवर इन इंडिया। अब देखो आप जब यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये कवर करते हो टॉपिक कि भाई कौन से स्टेट में कितना मैंग्रोव कवर है, कौन सा स्टेट हाईएस्ट मैंग्रोव कवर के साथ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है। लेकिन जैसे क्वेश्चन है बिमस्टेक वाला, अगेन ये आपके लिए सिंपल हो जाता है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको एक डिफरेंट प्रिपरेशन करनी पड़ती है जो आप यूपीएससी एग्जाम में नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है कि एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, तो ये आरबीआई नोटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। आपको आरबीआई नोटिफिकेशन आप यूपीएससी में कवर नहीं करते हो तो आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो जो एग्जाम में करंट अफेयर आते हैं ये थोड़े बहुत यूपीएससी से ओवरलैप करते हैं। आउट ऑफ 80 अराउंड 20 से 30 क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रिपरेशन वाले देखने को मिलेंगे, बट 50 क्वेश्चन के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर मैं फेज 2 एग्जाम की बात करूं तो फेज 2 एग्जाम में आपके जो पैटर्न के पहले डिस्कशन कर लेते, फिर मैं आपको सिलेबस बताता हूं डिटेल में। फेज 2 एग्जाम में देयर आर 3 पेपर्स। जो पेपर है वो होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का, सेकंड पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, और तीसरा पेपर होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। जब मैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के पेपर की बात करता हूं या फिर एफएम पेपर की बात करता हूं तो इनका जो पैटर्न है वो एक्जैक्टली सेम है। पैटर्न क्या है सुनिए ध्यान से कि इन दोनों पेपर के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा ईच, मतलब पेपर 1 के लिए 120 मिनट और पेपर 3 के लिए 120 मिनट। अब इन पेपर्स में क्या होता है कि पहले 30 मिनट में आप लोगों के सामने 30 एमसीक्यूज आएंगे। इन 30 एमसीक्यूज में 20 एमसीक्यूज होंगे 2 मार्क्स के
और 10 एमसीक्यूज होंगे 1 मार्क के। तो पहला जो पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर, जहां पर आप लोगों के सामने एमसीक्यूज आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिल रहा है आउट ऑफ टोटल 120 मिनट टाइम, जहां पर 20 क्वेश्चन 2 मार्कर हैं और 10 क्वेश्चन 1 मार्कर हैं। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव पेपर, जो कि आपको 30 मिनट में करना पड़ेगा। इसके बाद जो 90 मिनट का टाइम बचा 120 में से, पर्टिकुलर टाइम पे आपके सामने 6 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 3 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। आपको 90 मिनट में इन 3 में से कोई 2 और इन 3 में से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिनका आपको आंसर टाइप करके सबमिट करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको टाइप करके आंसर सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर 50 मार्क्स का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। और यहां पर थोड़ा बहुत एडवांटेज थोड़ा यूपीएससी वालों को इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, अभी आप सिलेबस देखेंगे आगे, ये आपकी कहीं ना कहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑलरेडी कवर हो चुका होता है। और एफएम में भी काफी चीजें आपकी ओवरलैप करती हैं, बट आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग, जो कि आपने यूपीएससी में काफी टिका के कर ली होती है। जो पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, इसका पैटर्न क्या है कि भाई पेपर 2 में आप लोगों को 90 मिनट में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये 3 क्वेश्चन कौन से होते हैं? एक होता है एसे राइटिंग, एक होता है रीडिंग कंप्रेशन और एक होता है प्रेसी राइटिंग। तो अगेन जो हमारा यूपीएससी का मेंस का लैंग्वेज पेपर 6 होता है, उससे सिलेबस का ओवरलैप करता है। और अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस यहां पर कर लेते हो तो आप इस पेपर को भी डील कर पाएंगे। तो फेज 2 एग्जाम में थोड़ा सा यूपीएससी वाले बच्चों को एडवांटेज उनकी पुरानी प्रिपरेशन से मिल जाता है। ये फेज 2 एग्जाम का पैटर्न है। तो यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है और पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। आप एक्सेप्ट द पेपर 2, आप पेपर 1 और पेपर 3 इंग्लिश या हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं फेज 2 एग्जाम की बात करूं तो फेज 2 एग्जाम में आप लोगों को एक तो ईएसआई की प्रिपरेशन में यूपीएससी की प्रिपरेशन पूरी काम आ जाती है। मतलब यहाँ पे जो ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो यूपीएससी प्रिपरेशन में आप लोगों ने कवर कर लिया होता है, भले वो इंडियन इकोनॉमी के पार्ट हो, भले वो सोशल इश्यूज का पार्ट हो। अगर मैं एफएम की बात करूं तो एफएम एक ऐसा कंपोनेंट है जो आप लोगों को थोड़ा अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। ये आपने बहुत अच्छे से यूपीएससी एग्जाम में प्रिपेयर नहीं कर रखा होता, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स आपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में कवर कर रखे होते हैं, लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइक इन्फ्लेशन, लाइक बजट। तो उनके अलावा बाकी सारा सिलेबस आप लोगों के लिए यहाँ पर न्यू होता है। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक भी आप लोग यूपीएससी एग्जाम में प्रिपरेशन कर चुके होते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग जो आपकी होती है या फिर जो आप आंसर राइटिंग करते हैं वो आपको इस प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर रही होती है। इसका जो टाइपिंग है दोस्तों एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो हम यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं फॉलो करते हैं। हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में टाइपिंग पर उतना जोर नहीं देते हैं, बट इस एग्जाम के लिए आपको टाइपिंग पर अपना जोर देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो जब आप ईएसआई का सिलेबस देखेंगे डिटेल में तो ये सिलेबस हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन से ऑलमोस्ट 100% ओवरलैप करता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ हो गया, नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, या फिर मल्टीकल्चरिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड वगैरह हो गए, सारे के सारे टॉपिक्स हम कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रिपरेशन में GS1, GS2 या GS3 में कवर कर रहे होते हैं। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि भाई ये पोर्शन आपको अलग से कवर नहीं करना होता। बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपकी अलग से करने वाली होती है, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होते हैं। अगर मैं एफएम की बात करूं तो देखो इसमें एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काफी स्कोरिंग कंपोनेंट है बट काफी ट्रिकी भी है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये कंपोनेंट आपको इसलिए डिफिकल्ट नहीं लगता क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अगेन आपने पढ़ लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो है एथिक्स के बारे में पढ़ा होता है आप लोगों ने, मैं एग्जैक्टली नहीं बोला कि आपने एग्जैक्टली पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी आपने ओवरलैपिंग टॉपिक्स काफी कवर कर रखे होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपने कवर कर रखा होता है। और ये जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं हमें समझने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि हमने ऐसे सिमिलर टॉपिक्स पढ़ रखे होते हैं। तो मैनेजमेंट अगर आप एक लिमिटेड टाइम दे देंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दुख वाली जो एक टेंशन वाली बात होती है वो आती है एफएम वाले कंपोनेंट में। एफएम के सिलेबस में क्या होता है कि वहां पे कुछ फाइनेंस के सिलेबस में क्या होता है, एफएम में मैनेजमेंट हमने कवर कर लिया, फाइनेंस के सिलेबस में क्या होता है कि हमने कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, जैसे हमने डेरिवेटिव्स के बारे में नहीं पढ़ा होता, हमने जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत डीप में नहीं कवर कर रखा होता, तो वो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट की एक पूरी चीजों को समराइज करके बताऊं तो आपने फेज 1 के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फेज 2 एग्जाम आपको थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगता क्योंकि आपने काफी चीजें ऑलरेडी कवर कर रखी होती हैं। अब अगर बात करें आईएएस वर्सेस आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की, तो यहाँ पे जो आईएएस और आईपीएस एग्जाम या आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम है आप इनको कंपेयर मत करना, क्योंकि एनी टाइम एनी डे कहीं ना कहीं आईएएस और आईपीएस एग्जाम बेटर है कंपेयर टू आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। बट क्योंकि आप आईएएस और आईपीएस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में आना पड़ रहा है। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को जब आप कंपेयर करते हो आईएएस एग्जाम से तो आपको हमेशा आईएएस एग्जाम बेटर देखने को मिलेगा। वहां पे स्टेटस काफी अच्छा है, ठीक है। आप ऑफिस में जाते हैं, आपके लिए वहां पर बहुत सारे जो है क्लर्क वगैरह होते हैं, आपको बहुत सारे लोग जो है अटेंड करने के लिए होते हैं। आपके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी अब तो नहीं है पर काफी आपके अभी भी जो है फैसिलिटीज होती हैं, आपके पास एक अच्छा घर वगैरह होता है, तो फैसिलिटीज आपको आईएएस ऑफिसर बन के मिलती हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी।
पावर आपके पास वहां पर ज्यादा होती है, आप जो है एक पर्टिकुलर जिले के पूरे इंचार्ज बन जाते हैं, वहां पर आपको लोगों का जो है डायरेक्ट आपसे एक रिलेशन होता है, तो वहां पर आपके पास पावर ज्यादा होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। इतना सब कुछ आपको आरबीआई ग्रेड में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा स्टेटस आप थोड़ा आईएएस आईपीएस से कम मानिएगा और थोड़ा आइसोलेशन वाली जॉब है। यहाँ पर आपको लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई आप एग्जैक्टली हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे तो सेल्फ एक्सप्लेनिंग है भाई आप आईएएस ऑफिसर हैं, बट यहाँ पर कई बार लोगों को बताना पड़ता है कि भाई आरबीआई ग्रेड भी मैनेजर हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर पोस्ट पे हूँ, ठीक है, इस लेवल पे हूँ। तो ये पोस्ट आपको भले ही उतना स्टेटस नहीं दिलवाती, लेकिन यहाँ पे सैलरी एंड पक्ष बहुत अच्छे हैं दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यहाँ के पक्ष से बराबर है, लेकिन स्टिल क्वाइट इनफ। अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए और एक अच्छी जॉब करना चाहते हो तो ये पक्ष आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। लगभग 20 लाख प्लस का सीटीसी आप लोगों को मिलता है जब आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तरफ आते हो, तो काफी अच्छी एक प्रोफाइल है जिसमें आप जो है अप्रोच कर सकते हो अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। एंड दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहते हो तो कैसे आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए कि भाई अभी आपके पास आइडली 3 मंथ का टाइम है बिफोर द एग्जाम, जहां पे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से चैनलाइज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास 3 फेज है, एक है बिफोर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से पहले वाला फेज, एक है नोटिफिकेशन और फेज 1 एग्जाम के वाला फेज, और एक है आफ्टर फेज 1 एग्जाम वाला फेज। तो यहाँ पर जो पहला फेज है बिफोर नोटिफिकेशन वाला फेज, यहाँ पर आप क्वांट पे अपना पूरा फोकस रख सकते हो, क्योंकि क्वांट काफी डिफिकल्ट है और आप लोग उस लेवल की सीधे प्रिपरेशन नहीं करते हो क्वांट की जहां पर आपको आरबीआई ग्रेड में एडवांटेज मिल जाए। तो ये प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। प्लस आपको क्वांट के सेक्शनल टेस्ट काफी देने पड़ेंगे अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए। फिर दोस्तों, इस टाइम पर आपको रीजनिंग पे काफी टाइम डिवोट करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग भी आपकी उस लेवल की प्रिपरेशन आपकी सीटेट में नहीं होती है। सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को देनी चाहिए। मैनेजमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको अभी फिनिश कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी स्कोरिंग है और आप लोगों को ज्यादा एफर्ट भी डालने पड़ेंगे इसको कवर करने में, तो इट इज बेटर कि आप इसको अभी कवर कर लो। और करंट अफेयर दोस्तों, करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं फेज 1 में, और फेज 2 में भी कहीं ना कहीं इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेटेज है। तो आपको करंट अफेयर पे भी पूरा फोकस रखना चाहिए। ये आपके प्रायोरिटी 1 एरियाज होने चाहिए जो आपको बिफोर नोटिफिकेशन टारगेट कर लेनी चाहिए। नोटिफिकेशन टू फेज 1 में आपने जो करंट अफेयर यहाँ पर पढ़े हैं आपको उनको रिवाइज करना चाहिए। इंग्लिश पे आपका फोकस इस टाइम पे जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा फेज 1 एग्जाम का। फिर आपको फेज 1 एग्जाम के मॉक टेस्ट देने चाहिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अपनी एक्यूरेसी जानने के लिए, अपने जो है टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए वो आप ये मॉक टेस्ट दीजिए। न्यू करंट अफेयर आप प्रिपेयर करिए जो कि नोटिफिकेशन के बाद आए हैं न्यूज में, वो आपको कवर करने पड़ेंगे। जैसे अगर मान लो एग्जाम अगस्त में होता है तो नोटिफिकेशन जुलाई में आते हैं, तो जुलाई से लेकर अगस्त के बीच जो करंट अफेयर आप इस पीरियड में कवर करेंगे। फिर आप क्वांट और रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपने पहले पढ़ ली है, बट उनको अब अपने रिदम मेंटेन करनी पड़ेगी, अपनी टाइम इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको एक्यूरेसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड दोस्तों, जब मैं आफ्टर फेज 1 की बात करूंगा तो यहाँ पर आप फेज 1 के बाद ईएसआई जो कि आपने यूपीएससी में कवर कर रखी है, आप उसको यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे और टाइपिंग स्पीड पे काम करेंगे, और फाइनेंस वाला कंपोनेंट और जो नए करंट अफेयर है जो कि फेज 1 के बाद आए हैं वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हैं। एंड दोस्तों, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। तो ये एग्जाम आप लोगों को एक अच्छा रिस्पेक्टेबल एग्जिट या फिर एक अच्छा सिस्टम में एंट्री दिलवा सकता है। तो आपको इस एग्जाम की तरफ अगर इंटरेस्ट है तो आप इस एग्जाम के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन में फ्री कोर्स दिया गया आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको एक अच्छी ये एक इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।